देश के 5 राज्यों के राज्यपाल को अचानक से बदल दिया गया है और राष्ट्रपति की एक मुहर और इधर से उधर हो गए हैं कई राज्यों के राज्यपाल। इसमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी हैं, जो बिहार का नया राज्यपाल उन्हें बनाया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति के तहत पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का, पूर्व सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आरिफ मोहम्मद खान को लेकर। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार से हटाकर केरल क्यों भेजा गया? क्यों आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बारे में कहा जाता है कि धर्म संस्कृति संगम को साथ लेकर चलने वाले राज्यपाल हैं। तो फिर बिहार से क्यों हटाया गया? सबसे बड़ा सवाल यही है बिहार के राजनीति में। आरिफ मोहम्मद खान को मुस्लिम समाज का प्रगतिशील चेहरा कहा जाता है और यह खुलकर राष्ट्रवाद का समर्थन भी करते हैं, हिंदुत्व को इस देश का मूल आधार बताते हैं। ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजकर क्या कुछ नया प्लान बना रही है बीजेपी? सबसे सवाल अब मजेदार यही है और इसे ही समझना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान को केरल से बिहार लाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने स्वागत किया तो आरजेडी ने इस पर सवाल उठा दिए। राजनीति में वह अपने बयानों को लेकर भी हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। कई बार ऐसे बयान दिए जिसकी आलोचना भी हुई। बयानों के इतर बिहार के एक मुस्लिम राज्यपाल का मिलना सियासत का सबब है और ऐसे सियासी लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बिहार के राजनीति के लिए आरिफ मोहम्मद खान जरूरी क्यों? राजनीतिक जानकारों के अगर माने तो उनका यह कहना है कि आरिफ मोहम्मद खान बिहार लाए जाने के पीछे की एक वजह नहीं है। न सिर्फ बीजेपी के विस्तार के लिए बेहतर रणनीति है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों जैसे कि जेडीयू, लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए भी एक बड़ा बूस्ट होगा। हाल के दिनों में जेडीयू नेताओं के इन बयानों को समझें कि मुस्लिम वोट बैंक नहीं मिलते उन्हें, तो ये सबसे ज्यादा इस बात को दर्शाता है और बीजेपी के साथ मुस्लिम के बीच जेडीयू छवि पर भी सवाल उठता है। इसको लेकर भी असहजता दिखाई देती है। आरिफ मोहम्मद खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं और बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बिहार को 26 साल बाद मुस्लिम राज्यपाल मिला है। इससे पहले मुस्लिम समुदाय से आने वाले AR किदवई 1998 तक राज्यपाल थे बिहार में। अब आरिफ मोहम्मद खान आए। एक तो मुस्लिम चेहरा और दूसरा कि उनके राष्ट्रवादी छवि उनके सियासत में सवालों के घेरे में लाने के लिए इतना काफी है। इसी साल फरवरी में अगर देखें तो वो जब बिहार के दरभंगा पहुंचे थे तो मखान माले से उनका स्वागत हुआ था। मधुबनी पेंटिंग से भी सम्मानित किया गया था। ये वो समय था जब 22 जनवरी की अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी और इसके बाद जब वो बिहार दौरे पर आए तो उन्होंने कहा था कि पूरे राष्ट्र में उत्सव और खुशी का माहौल है। अयोध्या में राम प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की कल्पना मिथिला के बगैर नहीं की जा सकती। भारत की पहचान ही ज्ञान है और एक तरह से देखें तो मिथिला और भारत की पहचान एक ही ज्ञान में आता है। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो कई बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा होती रही है। चाहे कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर यह कहना हो, कुरान में हिजाब शब्द किसी भी संदर्भ में इस्तेमाल किया गया नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी पहनने के लिए आजाद हैं। आप किसी संस्था में ये प्रतिबद्ध नहीं है। अनुशासन के तौर पर ड्रेस कोड को मानना ही पड़ेगा। यदि छात्राओं के लिए एडमिशन के बाद स्कूल या कॉलेज ने इस तरह की शर्तें लगाई हो तो उस पर जरूर ऐतराज हो सकता है। सितंबर 2019 की बात है। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल बने थे। तब से ही खान और राज्य सरकार के बीच में तनातनी की खबरें आ रही थी। कुलपतियों के नियुक्ति पर असहमति चर्चा आम हो गई थी। दिसंबर 2019 में आरिफ मोहम्मद खान ने आरोप लगाया था कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के दौरान उनके साथ धक्का मुक्की की गई। अब शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता था जब राज्यपाल और केरल सरकार के बीच में विवाद की खबर न सामने आई हो। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में एक युवा राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने जो रुख अपनाया था उसकी आज भी चर्चा होती है। सरकार ने शाह बानो मामले में संसद में एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था।
राजीव गांधी सरकार के उस फैसले से नाराज होकर आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और खान के कदम के बाद राजीव गांधी ने उन्हें कांग्रेस से ही निकाल दिया था। इसके बाद खान ने वीपी सिंह के साथ हाथ मिलाया और जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और संसद पहुंच गए। अल्पकालिक वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद वह बसपा में शामिल हो गए और उसके महासचिव भी बन गए। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी यूपी में सरकार बनाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाएगी, तो उन्होंने 2022 के गुजरात दंगों के मद्देनजर बसपा से इस्तीफा दे दिया। 2 साल बाद खान उसी पार्टी में शामिल हो गए जिसमें उन्होंने इतनी कड़ी आलोचना की थी बीजेपी में। 2004 में ही उन्होंने बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि 3 साल बाद उन्होंने पार्टी पर यूपी में दागी नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी छोड़ दिया। खान का मानना है कि राजीव गांधी के खिलाफ उनके विद्रोह और उनके नीतियों की आलोचना ने कांग्रेस विरोधी भावना के बीज बोए हैं, जिसके कारण बाद में वर्षों में पार्टी को चुनावी असफलता मिली और यही हाल अब तक है। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश विधानसभा में उपचुनाव हुए। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान दिया उन्होंने, तो आरिफ मोहम्मद खान ने इसका समर्थन कर दिया कि उन्होंने सही कहा। तब उन्होंने कहा था कि एकता का भाव सभी में होना चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है कि यह गलत भी नहीं है। इसको लेकर कई बार वह विपक्ष के निशाने पर भी रहे। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि उनकी विचारधारा आरएसएस से मिलती है और आरएसएस से मिलने की वजह से ही बीजेपी उन्हें जहां पर विरोधी सत्ता में होते हैं वहां भेजते हैं। बिहार भेजे जाने के पीछे बीजेपी मुसलमानों के संदेह को साधने की कोशिश कर रही है, असली मुसलमानों के सच्चे हिमायती बनने की कोशिश कर रही है और जेडीयू गठबंधन में भी ऐसा ही है। आप समझ सकते हैं कि भले ही जीत दिलाने के लिए मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं पड़ते हों, लेकिन मुसलमानों के वोट बीजेपी और जेडीयू को पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे हैं, इसके कुछ सबूत भी हैं। जिस तरह से 3 तलाक जैसे मुद्दों को सबसे पहले और सबसे अधिक हाईलाइट करने वाले आरिफ मोहम्मद खान हैं, वैसे ही इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम महिलाओं को कानून बनाकर संरक्षण देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्लिम महिलाओं के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। बीजेपी के साथ के कारण जब कभी जेडीयू या उनके अन्य सहयोगी दल अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान का चेहरा ठीक उसी तरह फायदेमंद होगा जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आगे करके बीजेपी जेडीयू को असहज स्थिति से सहज स्थिति में ले आई थी। बीजेपी ये साफ संदेश देना चाहती है बिहार में कि वह मुस्लिम स्कॉलर को सम्मान देती है और इससे जेडीयू को भी फायदा हो सकता है। जेडीयू ने भी मुसलमानों के लिए बिहार में जबरदस्त काम किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करते हैं और दोहराते आए हैं कि मुसलमानों के लिए उन्होंने जितना काम किया उतना किसी और पार्टी ने कभी नहीं किया। लेकिन जेडीयू के अन्य नेता जैसे लल्लन सिंह हैं, उनके साथ ये बयान देते हैं कि मुस्लिम के जितनी आबादी है वो जेडीयू को वोट कभी नहीं देती, जितने उन्होंने काम किए हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी ने जो यह फैसला जेडीयू के मुस्लिम सियासत को साधने के लिए लिया है, साथ ही मुसलमानों के प्रगतिशील मुस्लिमों के बीच में बीजेपी के पैठ बनाने के लिए लिया है, उससे फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को ही हो सकता है, क्योंकि नीतीश और बीजेपी जो जेडीयू और बीजेपी के मिलान को एक जगह कायम करने के लिए आरिफ मोहम्मद खान से बेहतर बीजेपी में कोई दूसरा राज्यपाल नहीं हो सकता था। चुनाव से पहले ये करना बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना यह होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में क्या कुछ नया समीकरण निकलकर सामने आता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।